नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गोवा में आज बीजेपी की सरकार का भव्य शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत ने आज लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत के अलावा 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें विश्वजीत राणे, रवि नायक, मोविन, नीलेश कैब्राल, सुभाष सिरोडकर, रोहन खूंटे, गोविंद गौड़े और अतानासियो शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी गोवा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में इस बार बीजेपी ने 20 सीटें जीती। प्रमोद सावंत के नेतृत्व में बीजेपी यहां दोबारा सत्ता में आई। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि पहले राज्य में सीएम पद को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल इसकी एक वजह ये भी थी कि पार्टी की तरफ से गोवा के सीएम का ऐलान काफी देर बाद किया गया। इसीलिए गोवा सीएम के नाम को लेकर लगातार अलग अलग खबरें सामने आ रही थी। सावंत को अपनी पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षी विश्वजीत राणे से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। राणे 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। अनुभवी राणे ने कथित तौर पर कैबिनेट की बैठकों के दौरान सावंत को घेरने की कोशिश की थी। जल्द ही उनकी प्रतिद्वंदिता गोवा में चर्चा का विषय बन गई। माना जा रहा है कि आगे भी सावंत को राणे से निपटना पड़ सकता है। दरअसल सावंत का दूसरा कार्यकाल अधिक चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि उनके विरोधियों की संख्या बढ़ गई है। राणे के अलावा 2 अन्य राजनेता एमजीपी के सुदीन धवलीकर और बीजेपी के अतानासियो प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सावंत के लिए एक बड़ी चुनौती बीजेपी महासचिव संगठन सतीश धौड़ के दबाव से बचना भी होगा। यह आरोप लगाया जाता है कि ये धौड़ ही थे जो कैबिनेट की बैठकों में प्रस्तावों को अंतिम रूप देते थे और शासन से संबंधित विषयों को देखते थे, उन पर निर्णय लेते थे। दरअसल इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों में गोवा में बीजेपी को जीत दिलाने का दारोमदार भी सावंत के कंधों पर ही होगा। फिर गोवा में बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है, उसे एमजीपी और निर्दलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में सावंत के लिए ये भी जरूरी होगा कि सभी को साथ लेकर चलें, क्योंकि गोवा में दल बदल आम है। गोवा में दल बदल से कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। 2017 के चुनावों में 17 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस में 2022 के चुनाव से पहले सिर्फ 2 विधायक बचे थे और ऐसे में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायक दल बदल चुके हैं। बताया भी जाता है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक ने अपनी मर्जी से तृणमूल कांग्रेस में विलय कर लिया था। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि गोवा की सरकार के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है, कैसे उन चुनौतियों से पार पाया जाएगा, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगा। और ऐसे में इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दयानंद जी हमारे साथ है, दयानंद मांडेरकर जी जो कि बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस गोवा के, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी हमारे साथ है, एडिटर है एपीएन के, आपका भी स्वागत है राजीव। और ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा राजीव आपसे ही है, क्योंकि इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। फिलहाल क्या लगता है, क्योंकि काफी चुनौतियों का सामना तो गोवा में सरकार बनाने और साथ ही साथ कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर भी बहुत मंथन करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही पहले से ज्यादा सीटें हो, इस बार 20 सीटें हो और बहुमत के बहुत करीब हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोद सावंत के नाम पर सहमति बनाना कितनी बड़ी चुनौती रही भारतीय जनता पार्टी के लिए?
देखिए ना, जिस तरह से अगर चुनाव के दौरान से बात करें और अब तक की बात करें तो प्रमोद सावंत को लेकर प्रमोद सावंत का नाम आगे कर जरूर बीजेपी मैदान में उतरी थी। लेकिन जिस दिन मैनिफेस्टो उन्होंने जाहिर किया उस दिन ही जिस तरीके से बीजेपी को लग रहा था कि वो पूर्ण बहुमत में किसी तरह से नहीं आ रही है, लिहाजा उस तरह से बात चलने लगी थी कि क्या अगर सरकार किसी तरह से कम सीटों से आए तो मुख्यमंत्री के नाम पर किसे सहमति लिया जाए। लिहाजा इस बात को लेकर जरूर चर्चा चलने लगी थी कि बीजेपी में अगर पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं है आती है, यानी पूर्ण बहुमत की गठबंधन सरकार नहीं बन पाती है, तो गठबंधन करने के लिए कौन सा चेहरा सामने हो सकता है। विश्वजीत राणे का नाम ये बार बार आने लगा था, क्योंकि विश्वजीत राणे कांग्रेस से आए हुए थे और एक तरह से अपना पोजीशन जो है खास करके गोवा बीजेपी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और एक पोजीशन प्राप्त किया था। ये बात जरूर कांग्रेस को लग रही थी कि अगर सहमति लेनी होगी यानी दूसरे दलों का समर्थन लेना होगा तो उस दौरान में विश्वजीत राणे अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उस तरह से विश्वजीत राणे का नाम लिया जाना शुरू हो गया था। इसके बाद जैसे ही एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण बहुमत के करीब आई तो फिर से प्रमोद सावंत का नाम लिया गया और प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लगाई गई। यानी लगभग परिणाम आने के बाद तकरीबन एक हफ्ते का समय लगता रहा और इसके बाद प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि 10 तारीख जिस तरीके से सारे निर्णय आए और 17 तारीख को प्रमोद सावंत जब दिल्ली गए थे तो उनके नाम पर मुहर लगी कि हाँ, के तौर पर आप ही का नाम, प्रमोद सावंत का नाम सामने आया। ये जरूर था कि मुख्यमंत्री को लेकर वहां पहुंच। अब इसके बाद जो चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बाकी राजनीतिक दल ने कई सारे वायदे किए, उसी वायदों के तहत बीजेपी ने भी वायदे किए थे कि आने वाले अगर उनकी सरकार बनेगी पेट्रोल प्राइस की कमी की बात कही गई थी, अगर लोगों की जमीनों की बात कही गई उनके नाम पर की जाएगी, क्योंकि गोवा में अधिकांश जमीन है अभी भी पुर्तगाल और बाकी नाम पर है, उन्हें दिया गया है, तौर पर दिया गया है, तक उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ये बात कही गई थी। ये भी बात कही गई थी कि आने वाले दिनों में जैसे ही उनकी सरकार आएगी खनन यानी जो माइंस का है जो उसे शुरू किया गया। ये सारी चुनौतियां हैं और इन सारी चुनौतियों को लेकर ही बीजेपी अगर सहमति के साथ आगे बढ़े तभी यह स्पष्ट हो पाएगा। अभी भी जिस तरीके से ये है कि बहुमत से एक मत कम था, हालांकि जरूर है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने, निर्दलीय जो जीते हुए विधायकों ने उन्होंने सहमति दी, एमजीपी ने सहमति दी। इसके आगे आने में जो प्रमोद सावंत के सामने चुनौती होगी वो 2024 का चुनाव की चुनौतियां होगी और इन चुनौतियों के साथ करना होगा। हालांकि आपने जो कहा था कि काफी दिनों के बाद ही प्रमोद सावंत का नाम सामने आ पाया और कई ऐसी चीजें हैं अभी भी क्योंकि चर्चा में हम लोग आगे बताएंगे किस तरीके से सामने अभी भी तरह का एक बात चल रहा है, क्योंकि 8 ही मंत्रियों का शपथ लेना आप में एक बात जरूर असर करता है कि क्या, क्योंकि स्वाति दौर में तय था कि 8 मंत्री शपथ लेंगे, यानी 8 बीजेपी होंगे, फिर 3 जो अलग होंगे और एक तो सपोर्टिंग पार्टी है उनके भी लोग समर्थन लेंगे, लेकिन अभी तक 8 ही लोग लेंगे। अभी एक चुनाव ये भी है कि जिस स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर के चुनाव में के बाद अपना फ्लोर पे पूरी तरह से विश्वास जाहिर करना होगा और ये सारी चीजें जरूर बात करनी होगी। ठीक है राजीव, बने रहिए हमारे साथ। दयानंद जी, सवाल इस बात को लेकर है, दयानंद जी किस तरह से और कितनी चुनौतियां फिलहाल अब प्रमोद सावंत के सामने है। देखिए सीएम एक बार फिर से बन गए हैं, उसके पहले भी कई चुनौतियों का सामना उन्होंने कहीं ना कहीं किया है। मुझे याद है अगर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगर वहां पहुंचे पर्यवेक्षक के तौर पर, जब उन्होंने अनाउंस किया, वो अनाउंसमेंट की जब बात करें तो उन्होंने सीधा कहा कि देखिए तमाम जो विधायक है वो ये चाहते थे कि प्रमोद सावंत एक बार फिर से बने, विश्वजीत राणे भी ये चाहते थे कि प्रमोद सावंत ही दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन इससे पहले की भी अगर हम घटनाक्रमों की बात करें, उनकी वाइफ ने भी कहा कि देखिए महत्वाकांक्षाएं तो सबके जहन में होती है, उनके परिवार की तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे थे। क्या वाकई एक बड़ी चुनौती थी प्रमोद सावंत के सामने या केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने भी कि प्रमोद सावंत के नाम को सर्वसम्मति के साथ आगे बढ़ाया जाए? पहली बात। और दूसरी बात, अब क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने? दयानंद जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ ओके। देखो आज के दिन अब एक स्वेयरिंग सेरेमनी हुई है, प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दी है और उसके साथ और 8 मंत्री ने शपथ ग्रहण की है। तो
अभी बीजेपी गोवा में 2012 से सरकार चलाती है। तीसरी बार गोवा में बीजेपी सत्ता में आई है। चुनौतियां जब से गोवा में माइनिंग बैन हुआ उस वक्त से गोवा से हम चुनौतियां फेस कर रहे हैं। उस सब चुनौतियां को फेस करते करते प्रमोद सावंत ने अभी जो सभी एग्जिट पोल और सभी जो जितने एग्जिट पोल निकाले सबने वो गलत आए थे। उस सब के ऊपर मात करके प्रमोद सावंत का घोषणा था 22 में 22 ये उसकी घोषणा थी। अभी चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है उसकी बात करिए आप, क्योंकि अब जैसे भी आपने सरकार बनानी थी, सरकार बना ली, शपथ ग्रहण हो गया, अब क्या चैलेंजेस रहेंगे सरकार के सामने? चैलेंजेस तो आते रहते हैं। लास्ट गवर्नमेंट टर्म में कोरोना जैसी वो एक्सीडेंटली वो कोरोना जैसी महामारी आ गई, वो फेस करना पड़ेगा। अभी आगे ओके क्या आएगा, क्या हो जाएगा, किसको मालूम है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हम तैयार है। जो भी कठिनाई, जो भी संकट आएंगे वो हम फेस करेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि विश्वजीत राणे कई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। राणे के अलावा दो अन्य राजनेता हैं, एमजीपी के सुदीन धवलीकर और बीजेपी के अतानासियो मोन्सेरेट भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि देखिए विरोधियों से निपटना तो एक बड़ी चुनौती होता ही है, तमाम जो समस्याएं आती हैं उससे निपटना एक बड़ी चुनौती होता है, लेकिन अगर अपने ही सर चुनौतियां खड़ी कर दे, ये समस्याएं खड़ी कर दे, तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आग में घी वाला काम होता है, या फिर उन समस्याओं को और हवा देने वाली बात हो जाती है। लगता है आपको ऐसा? नहीं, मुझे विश्वास है विश्वजीत राणे आज नंबर 2 पर शपथ ग्रहण किया उसने, और 5 साल सरकार के साथ रहेगा। रही बात बाम्बोश मुंशेरात की, वो भी बीजेपी के साथ सच्चाई से खड़ा है 5 साल से, पिछले 3 साल से। वो भी अगली 5 साल हमारे साथ रहेगा। सुदीन धवलीकर ने बिन शर्त सपोर्ट दिया है, उसके बारे में बातचीत चालू है। ठीक है, रत्नाकर जी क्या लगता है आपको कि बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाएगी? महज 8 मंत्रियों ने ही पद और गोपनीयता की शपथ ली है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे अभी की चुनौतियां आएंगी, हम सामना कर लेंगे, लेकिन चुनौतियां जो है अप्रत्याशित आती हैं और बता के नहीं आती हैं, और सडनली जब आती हैं तो उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वो राजनीतिक चुनौती है, जिसको मैनेज करना इनको सबसे बड़ा कठिन कार्य मैं बोल सकता हूँ। देखिए, आज भी यह जो मैंडेट लेके आए हैं वो कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इनकी, ये अभी भी बहुमत से एक कदम पीछे ही है। जो ये सहयोगी पार्टी इनकी एमजीपी है या निर्दलीय विधायक हैं जो इनके सहयोग से ये सरकार बना रहे हैं, तो हमेशा स्थिति ऐसी रहेगी कि एमजीपी और निर्दलीय ये बार्गेनिंग के सिचुएशन में हमेशा रहेंगे। तो प्रमोद सावंत जी को हमेशा कहीं न कहीं उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। कोई भी मुद्दा अगर उभर कर आता है, जब महंगाई की बात आती है, जब बेरोजगारी की बात आती है, जब महिला सुरक्षा की बात आती है, तो कहीं न कहीं पार्टी अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास करती है, क्योंकि बाद में फिर उनको गठबंधन की सरकार होती है तो बार्गेनिंग होती है, ये कह रहे हैं आप? जी। तो महाराष्ट्र में तो आप अच्छी बार्गेनिंग कर रहे होंगे। सुनिए, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए, प्रश्न का जवाब देता हूँ। चुनौतियां मैं 2-3 है, सामाजिक है, आर्थिक है, इनके बारे में जब चर्चा कर लेते हैं, ये बीजेपी के भी हैं, उनको सुनेंगे तो शायद उनके लिए कहीं प्रिकॉशन लेके और वो अच्छी तरीके से सरकार चला सकते हैं, जनता के हित में चला सकते हैं। तो कहीं न कहीं इनकी जो है पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, बार्गेनिंग की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। जो इनके अलायंस पार्टनर है, एमजीपी है चाहे निर्दलीय है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इनकी पार्टी में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हो चुका था, अनाउंसमेंट हो गया था बहुत दिन पहले कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। पंजाब में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बहुत पहले हो गया। आखिरकार यह देर क्यों हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में? देर इसलिए हुआ कि इनकी पार्टी में एक मत नहीं थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब ये इनकी पार्टी में एमएलए 2 ठीक है, दयानंद जी, क्या वाकई एक मत नहीं था क्या? मैं राजीव रुक करती हूँ आपका, वाकई एक मत नहीं था क्या? वाकई सिर्फ टोवल की स्थिति थी क्या जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं दयानंद जी? और नहीं, मेरा विश्वास नहीं है उसके ऊपर।
मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे पास बहुमत का सरकार है, 20 एमएलए हमारे पास है और 3 निर्दलीय और 2 एमजीपी के सपोर्ट हमारे पार्टी को मिला है, तो उसका क्वेश्चन ही नहीं आता है। 2012 में हम, अब 2017 में हम 13 थे, सिर्फ 13 थे और उस 13 से लेके मनोज पर्रिकर के लीडरशिप के अंडर हम सरकार चलाया और पूरा 5 साल चलाया है। और मुझे विश्वास है अभी तो हम लोग पूरी मेजोरिटी में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है राजीव, क्या वाकई बार्गेनिंग की स्थिति है सरकार के सामने और क्या वाकई दबाव बनाएंगे एमजीपी के सारे विधायक और निर्दलीय विधायक? नहीं, वो मिलजुल कर एक सेकंड, मैं आ रही हूँ दयानंद जी, मैं आ रही हूँ। राजीव का रुक करूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। मैं 20 विधायक जरूर इन्हें मिले हैं, 20 विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि क्या एमजीपी बार्गेन करने की स्थिति में है कि नहीं। क्योंकि अगर एमजीपी को छोड़ भी दिया जाए, उनके 2 विधायकों को, तो 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो इनके साथ सरकार में आ रहे हैं। अब एमजीपी की स्थिति ऐसी है कि वो कांग्रेस के साथ भी नहीं जा सकती, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के साथ वो लड़ चुकी है और कांग्रेस के साथ भी नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस के महज 15 विधायकों के 2 विधायक उसके अगर जुड़ते भी हैं तो 17 विधायकों तक न तो वो सत्ता के करीब भी पहुंच पाती है, न ही कुछ ऐसा भी कुछ कर पाती है कि वो सत्ता उनके यानी बीजेपी को सत्ता से विमुख कर सकती है। ऐसी बात नहीं है। तो कहीं भी एमजीपी इस हालत में नहीं है कि इनसे बार्गेन करे। जिस तरीके से रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वो बार्गेन करने की स्थिति में है, ऐसा एमजीपी किसी भी हालत में बार्गेन करने की स्थिति में नहीं। अब रही बात है कि वो निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों के बल पर कितने दिनों तक ये सरकार चला सकती है। 20 विधायक इनके हैं, तो एक यानी 21 तक पहुंचने के लिए एक विधायक चाहिए, निर्दलीय विधायक, इन्हें हो सकता है कि मंत्री पद में एकोमोडेट किया जाए, तो यानी जो भी व्यक्ति मंत्री पद में आएगा वो तो के साथ ही रहेगा। अब ये बात है कि क्या जिस तरीके से शक्ति परीक्षण की बात होती है, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान क्या सत्ता से सरकार हो सकती है, क्या इस बात में ये स्पष्ट है कि गोवा में बार बार देखा गया है कि जब भी शक्ति परीक्षण हुआ है, जो भी सरकार पार्टी में रही है या जो भी पार्टी सरकार में रही है, उसने अपना शक्ति परीक्षण पूरी तरह से किया है। अब यहाँ जो स्पीकर के चुनाव के दौरान देखा गया, स्पीकर के जो चुनाव के लिए देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से भी एक उम्मीदवारी आई है और उस बीजेपी की तरफ से जो उनके पूर्व खेल मंत्री हैं उन्होंने उम्मीदवारी की। कांग्रेस कितना अपने उम्मीदवार को जिताने में सक्षम हुई वो तो देखते लगता है कि महज 15 उनकी सीटें, एक आध सीट और हो सकता है कि एक आध और समर्थन मिल जाए, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवार को जिताने के पूरी तरह से पक्ष में दिख रही है, क्योंकि 40 वोटों में से 30 वोट उनके हैं और बाकी को भी समर्थन है, वो तो आएंगे तो इनके उम्मीदवार जीतना लाजमी है। अब अगर रत्नाकर जी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में ये बार्गेनिंग की हो सकती है, वो सबको नहीं लगता है, लेकिन ये जो है ये आखिर चुनौतियां क्या है, जिस तरीके से विश्वनाथ जी का चुनौतियां जब आएंगी तो देखा जाएगा। लेकिन ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी ने यानी प्रमोद सावंत और बाकी जो उनके दल ने मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को सीट नहीं दिया था। उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय बाबूश मुंशेरा जो कि अतुरी मुंशेरा जो कि पंजी सीट से है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, महज 700 वोट से ही हारे। यानी बाबूश मुंशेरा को उन्होंने एक लंबी टक्कर। बाबूश मुंशेरा ने ये बात साफ कही कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारी मदद नहीं की, अन्यथा ये जो मार्जिन था वो आगे बढ़ सकता था। कहीं ना कहीं बाबूश मुंशेरा ने भी ये जरूर एक बात घर कर गई कि बीजेपी ने उनको समर्थन नहीं किया, लेकिन अब ये कहें कि बाबूश मुंशेरा अगर बीजेपी से निकलते हैं क्या स्थिति होती है। साफ है कि जिस तरीके से एक तिहाई अगर विधायक निकलेंगे तभी उनकी विधायकी बरकरार रखेगी। बाबूश मुंशेरा और उनकी पत्नी दो सीट जीते हैं, तलेगांव से पत्नी जीती है, बाबूश मुंशेरा पंजी से जीते हैं, तो इन दिनों के निकलने से कुछ खास है, कुछ वो नहीं हो सकता है। लेकिन बाबूश मुंशेरा को जिस तरीके से मंत्री पद दिया गया, जरूर है कि आने वाले दिनों को बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बीजेपी के समर्थन में काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है राजीव, चुनौतियां तो पहले तौर पर ही पता है। ठीक है, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इनका रुख कर लेती हूँ फिर लौटती हूँ आपके पास। जी आप हैंड रेज कर रहे थे, बताइए जल्दी से। कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जो समझा रहे हैं, जो विश्लेषक जी हैं वो समझा रहे हैं, मैं उस चीज से कहीं मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कारण इसका ये है कि विश्वजीत राणे और उत्पल पर्रिकर जैसे जो वहां पे नेतागण हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए हमेशा चुनौती बने रहेंगे।
पार्टी के अंदर भी नाराजगी जो है कभी भी उभर के दिखी दे सकती है और ये भविष्य सर आपके लिए भी तो चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई, आप तो और कम सीटों पे सिमट के रह गए। आप बताइए कि क्या वाकई मंथन की स्थिति में है आप कांग्रेस के? जनता का जनादेश, जनता ने जो जनादेश दिया है, कहीं न कहीं हम जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए और हम अपनी चीजों को जनता को समझा नहीं पाए, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। लेकिन इतने बड़ा ये जो जनादेश दिया है जनता ने, तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, चुनौतियों की बात रही है, मंथन किया जाएगा क्या? कहाँ खामियां, कहाँ कमी रह गई, कैसे उन कमियों को काटा जाए, दूर किया जाए, एक बेहतर तरीके से फिर उभरा जाए? 2024 के लिए किस तरह की तैयारी है, कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको कमियां लगी वाकई? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनाव हारने के बाद जो वहां पे अध्यक्ष थे, उन सारे अध्यक्षों का इस्तीफा ले लिया गया। CWC का जो मीटिंग हुआ है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, उस मीटिंग में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं और बदलाव जो है वह बदलाव जारी है और जहां जहां पे हमारी कमियां रह गई हैं वो कहीं न कहीं हम लोग मंथन और चिंतन जारी है उन सब चीजों पे और आने वाले समय में आपको वो सारे बदलाव जो दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार। सर उम्मीद कर रहे हैं कि वो बदलाव जल्दी ही दिखे, क्योंकि अब जो हालात कांग्रेस के हैं सर वो बहुत ज्यादा खराब है और जाहिर तौर पे उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी होगा, उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।